बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का हमारा लेक्चर है 9th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये केमिकल फार्मूला की टाइप्स हैं। कल हमने अपने लेक्चर में डिस्कस किया था हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड। एक कंपाउंड का हमने केमिकल फार्मूला कैसे लिखना है। आज हमने देखना है एम्पिरिकल फार्मूला की डेफिनेशन क्या है, किसी भी कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला कैसे लिखा जाता है। उसके बाद हम देखेंगे जो आयनिक कंपाउंड है वो सिर्फ और सिर्फ एम्पिरिकल फार्मूला शो करते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला शो नहीं करते, इसकी क्या वजह है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला में देखेंगे अपना इसकी डेफिनेशन क्या है। उसके बाद किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे लिखा जाता है। जो कोवलेंट कंपाउंड है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला शो करते हैं, आयनिक कंपाउंड शो नहीं करते, इसकी क्या रीजन है। ये सारी चीजें हम आज अपने इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आइए हम शुरू करते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला क्या है। एम्पिरिकल फार्मूला किसी भी कंपाउंड में मौजूद एलिमेंट्स की सिंपलेस्ट रेशो के बारे में हमें बताता है कि कौन सा एलिमेंट किस रेशो के हिसाब से दूसरे एलिमेंट के साथ पाया जाता है। इस फार्मूला को क्या कहते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला क्या है, किसी भी कंपाउंड में मौजूद एलिमेंट्स की सिंपलेस्ट रेशो के बारे में बताता है, इसको कहते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। आइए हम देखते हैं, हमारे पास एक कंपाउंड है बेंजीन। बेंजीन का जो फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला, वो है C6H6। ये इसका क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अब इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या बनेगा। ये एलिमेंट्स की जितना तादाद है बेंजीन में, कितना है, 6 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है। हमने इनकी रेशो को निकालना है, कितना कितना कार्बन है, कार्बन है 6 और हाइड्रोजन भी है 6। हमने इनको सादा रेशो में लेकर आना है। कैसे करेंगे, इनको डिवाइड करेंगे 6 पर डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो रेशियो आएगी वो क्या आएगी, 1:1। अच्छा आप देखें, यहाँ पर 6 कार्बन थे और 6 हाइड्रोजन थे। अगर यहाँ पर क्या होता, 6 कार्बन होते और 3 हाइड्रोजन होते तो हमने क्या करना था, जो छोटा नंबर है उस पे इन दोनों को डिवाइड करते। लेकिन यहाँ पर दोनों नंबर क्या थे, बराबर थे, इसकी वजह से हमने उनको 6 पर डिवाइड किया। होता क्या है, रेशो निकालने में हम देखते हैं कि जो एलिमेंट सबसे कम तादाद में पाया जाता है उसके नंबर पर दूसरे एलिमेंट्स को तकसीम करते हैं, हमारे पास रेशो आती है। अब हमारे पास बेंजीन की रेशो आई, बेंजीन में एलिमेंट्स की जो रेशो आई 1:1 आई। 1:1 को हम नहीं लिखते होते, हम क्या करते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन लिख देते हैं। ये ऑटोमेटिकली समझा जाता है। ये बेंजीन का क्या है, इंपेरिकल फार्मूला है। अच्छा, ये तो होगी इसकी एग्जांपल। अब हमने देखना है कि जो आयनिक कंपाउंड है वो इंपेरिकल फार्मूला क्यों शो करते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला शो क्यों नहीं करते। पहले तो हमें पता होना चाहिए कि आयनिक कंपाउंड है क्या। आयनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड जिनमें आयनिक बॉन्ड पाया जाए उसको क्या कहते हैं, आयनिक कंपाउंड कहते हैं। आयनिक बॉन्ड पाया जाए
आयनिक कंपाउंड कहलाते हैं। अब ये आयनिक बॉन्ड किन एलिमेंट्स के दरमियान पाया जाता है? वो एलिमेंट्स जिनकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी क्या होगी, डिफरेंट होगी। जब वो आपस में रिएक्ट करेंगे तब क्या होगा, एक एलिमेंट जिसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कम होगी वो क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी वाले एलिमेंट को दे देगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी वाला एलिमेंट कम इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी वाले एलिमेंट से उसका इलेक्ट्रॉन ले लेगा। इस वजह से उनके दरमियान जो बॉन्ड बनेगा उसको कहते हैं आयनिक बॉन्ड। अब देखते हैं हमारे पास मौजूद है सोडियम। सोडियम का ताल्लुक है मेटल ग्रुप से। जब ये रिएक्ट करता है किसके साथ, क्लोरीन के साथ। क्लोरीन का ताल्लुक है हेलोजन ग्रुप से। सोडियम मौजूद है पीरियोडिक टेबल में मेटल ग्रुप में। जो मेटल्स हैं वो अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ते हैं। क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि उनकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कम है और आयनाइजेशन एनर्जी भी कम है। जो हेलोजेंस हैं, हेलोजेंस मौजूद हैं पीरियोडिक टेबल में राइट साइड पर। जो एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में राइट साइड पर मौजूद हैं उनकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी और आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, जिसकी वजह से वो किसी भी एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं। इनके दरमियान जब इन्होंने रिएक्ट किया, इनके दरमियान एक बॉन्ड बना। एक इलेक्ट्रॉन आया सोडियम की तरफ से, दूसरा इलेक्ट्रॉन आया क्लोरीन की तरफ से। क्लोरीन क्या था, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव था। इसने सोडियम वाला इलेक्ट्रॉन भी अपनी तरफ खींच लिया, जिसकी वजह से इस पर नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज आता है। सोडियम ने क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसने नेगेटिव चार्ज छोड़ा है, इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब ये हमारे पास आ गया आयनिक कंपाउंड, और ये जो बॉन्ड मौजूद है इसको क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड। इन एलिमेंट्स के दरमियान बनता है आयनिक बॉन्ड जिनकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंट हो। एक एलिमेंट क्या होगा, मोर इलेक्ट्रॉन एक्टिव होगा, दूसरा क्या होगा, लेस इलेक्ट्रॉन एक्टिव होगा। एक की इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की ताकत ज्यादा होगी, दूसरे की क्या होगी, कम होगी। ज्यादा ताकत वाला इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ खींच लेगा। कम ताकत वाला इलेक्ट्रॉन अपना छोड़ देगा, उसको दे देगा ज्यादा ताकत वाले को। अब क्या होता है, हमारे पास जो सोडियम क्लोराइड कंपाउंड मौजूद होगा उसका क्रिस्टल मौजूद है। उस क्रिस्टल में अकेला एक सोडियम क्लोराइड तो नहीं होना, उसमें लाखों करोड़ों की तादाद में क्या होंगे, सोडियम क्लोराइड के कंपाउंड मौजूद होंगे। आइए हम देखते हैं हमारे पास उसी क्रिस्टल में क्या है, एक और सोडियम क्लोराइड का कंपाउंड मौजूद है। उस पर भी पॉजिटिव चार्ज होगा और क्लोरीन पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। इस साइड पर क्या है, सोडियम क्लोराइड का कंपाउंड मौजूद है, सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज जाएगा, क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज जाएगा। हम सब जानते हैं वो एलिमेंट्स जिन पर अपोजिट चार्जेस मौजूद हों वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्शन के नतीजे में क्या पैदा होती है, उनके दरमियान एक फोर्स पैदा होती है। उस फोर्स को क्या कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। जब दो मुख्तलिफ चार्जेस रखने वाले एलिमेंट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, उनके दरमियान एक फोर्स पैदा होती है, उस फोर्स को कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। मैं आपको बताने लगा हूं जो आयनिक कंपाउंड हैं वो इंपेरिकल फार्मूला क्यों शो करते हैं। अब देखें, यहां पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पैदा होगी, इधर भी इन कंपाउंड्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पैदा होगी है। ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होती है, मजबूत होती है, क्योंकि ये अपोजिट चार्जेस की वजह से पैदा हुई है। ये किसी भी सोडियम क्लोराइड का जो कंपाउंड है उसको अकेला नहीं छोड़ती, बल्कि इनको क्या करती है, एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में बांध कर रखती है आपस में। ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सोडियम क्लोराइड के कंपाउंड को अकेला नहीं छोड़ती, बल्कि इनको एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में आपस में बांध कर रखती है, जिसकी वजह से सोडियम क्लोराइड का अकेला कंपाउंड नहीं पाया जा सकता। जब अकेला कंपाउंड नहीं पाया जा सकता तो वो मॉलिक्यूलर फार्मूला शो नहीं कर सकता, क्योंकि सोडियम क्लोराइड का अकेला कंपाउंड या मॉलिक्यूल मौजूद नहीं है। किसकी वजह से मौजूद नहीं है, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से। स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ने सोडियम क्लोराइड के कंपाउंड को आपस में जोड़ कर रखा हुआ है एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में, जिसकी वजह से ये आजाद नहीं हो सकते। हम क्या करते हैं, हम इनका अपना इंपेरिकल फार्मूला फिर कैसे मालूम करते हैं। इनका इंपेरिकल फार्मूला मालूम करने के लिए हम सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल में से एक सोडियम क्लोराइड का यूनिट निकालते हैं।
हम देखते हैं कि उसमें कौन सा एलिमेंट कितना रेशो में पाया जाता है। जब हमने सोडियम क्लोराइड का एक यूनिट निकाला, हमें पता चला जो सोडियम है वो एक एलिमेंट है और क्लोरीन भी क्या है, एक एलिमेंट पाया जाता है। ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे के अपोजिट चार्जेस हैं, ये एक दूसरे के चार्जेस के इफेक्ट को कैंसिल करते हैं, जिसकी वजह से सॉलिड फॉर्म में आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाते हैं। अब हमने देखा हमारे पास एक सोडियम है और एक क्लोरीन है, हमने कहा यही क्या है, इसका इंपेरिकल फार्मूला है। सभी आयनिक कंपाउंड के लिए यही कंसेप्ट इस्तेमाल होता है, जिसकी वजह से वो सिर्फ इंपेरिकल फार्मूला इस्तेमाल शो करते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला शो नहीं करते। आइए हम चलते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला की तरफ। मॉलिक्यूलर फार्मूला में हम देखेंगे हमारे पास जो मॉलिक्यूलर फार्मूला की डेफिनेशन है वो क्या है, कौन से कंपाउंड मॉलिक्यूलर फार्मूला शो करते हैं, कोवलेंट कंपाउंड मॉलिक्यूलर फार्मूला शो करते हैं। आखिर इसकी क्या रीजन है और इसकी एग्जांपल्स क्या है। मॉलिक्यूलर फार्मूला किसी भी कंपाउंड में मौजूद एलिमेंट्स की ठीक ठीक तादाद के बारे में बताता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या करता है, किसी भी कंपाउंड में मौजूद एलिमेंट्स की सही तादाद बताता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला कहलाता है। आप देखें हमने यहाँ पर एग्जांपल ली थी किसकी, बेंजीन की। हमारे पास जो बेंजीन है एक एरोमेटिक कंपाउंड है, इसमें कार्बन की कितना तादाद पाई जाती है, कार्बन की 6 और हाइड्रोजन की भी तादाद 6 पाई जाती है। अब बेंजीन क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उन सब में जो मेजर लिंकेज पाई जाती है वो कौन सी पाई जाती है, कोवलेंट लिंकेज, कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है, जिसकी वजह से हम इनको कोवलेंट कंपाउंड्स भी कहते हैं। अब देखें यहाँ पर जो कार्बन है मॉलिक्यूलर फार्मूला में क्या बता रहा है, मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें बेंजीन में मौजूद कार्बन की ठीक तादाद के बारे में बता रहा है कि जो बेंजीन है उसमें कार्बन की तादाद 6 है और हाइड्रोजन की तादाद भी 6 ही है। अब जो कोवलेंट कंपाउंड है वो क्या करते हैं, कोवलेंट कंपाउंड मॉलिक्यूलर फार्मूला से ज़हर किए जाते हैं। इसकी क्या रीजन है, पहले जैसे हमने देखा था आयनिक कंपाउंड क्या है, उनमें कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, किस वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डिवेलप हुए, वो सारी चीज डिस्कस की। अब हम देखेंगे जो कोवलेंट कंपाउंड है वो क्या है, इनमें कौन सा बॉन्ड पाया जाएगा, कोवलेंट कंपाउंड में कोवलेंट बॉन्ड पाया जाएगा। अब ये कोवलेंट बॉन्ड किन एलिमेंट्स के दरमियान पाया जाता है, कौन से एलिमेंट्स आपस में रिएक्ट करें तो उनमें जो बॉन्ड आएगा वो कोवलेंट बॉन्ड होगा। वो एलिमेंट्स जिनकी इलेक्ट्रॉनेगेटिविटी क्या होगी, बराबर होगी। जब वो आपस में रिएक्ट करेंगे उनके दरमियान इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग क्या होगी, बराबर बराबर होगी, जिसकी वजह से उनके दरमियान जो बॉन्ड बनेगा वो कोवलेंट बनेगा। ऐसे एलिमेंट्स पर कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं आना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग क्या है, बराबर बराबर है। अब हम एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास एक कंपाउंड है कोवलेंट कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड मीथेन। मीथेन का फार्मूला है CH4। अब हम इलेक्ट्रॉनेगेटिविटी के हिसाब से इनको देखने लगे हैं। कार्बन की इलेक्ट्रॉनेगेटिविटी है 2.5 नियर अबाउट और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनेगेटिविटी है 2.1। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू क्या है, तकरीबन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को ज़ाहिर कर रहा हूं En से। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू तकरीबन क्या है, बराबर है। जब बराबर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखने वाले एलिमेंट्स आपस में रिएक्ट करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे, तब एलिमेंट्स में मौजूद इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहे हैं वो बराबर बराबर तकसीम होंगे। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास कार्बन मौजूद है और यहाँ पर हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन। अब एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो दोनों एलिमेंट्स की तरफ से आते हैं। वो एलिमेंट्स एक जैसे भी हो सकते हैं और मुख्तलिफ भी हो सकते हैं।
अब देखिए कार्बन क्या है, एक अलग एलिमेंट है, हाइड्रोजन एक अलग एलिमेंट है। एक अपना इलेक्ट्रॉन कौन देगा बॉन्डिंग के लिए, कार्बन देगा, दूसरा हाइड्रोजन देगा। अब इस बॉन्ड में मौजूद ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये दो इलेक्ट्रॉन, ये ना ही कार्बन की तरफ ज्यादा झुकाव शो कर रहे हैं, ना ही हाइड्रोजन की तरफ। क्यों? क्योंकि इन दोनों की, कार्बन की और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन पर बराबर का हक जिताते हैं, जिसकी वजह से इनमें किसी के ऊपर भी, ना ही कार्बन के ऊपर कोई चार्ज आता है, ना ही हाइड्रोजन के ऊपर कोई चार्ज आता है। जब कोई चार्ज डिवेलप नहीं होगा तब ऐसे कंपाउंड में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो बहुत ही कमजोर होती हैं, जिसकी वजह से कोवलेंट कंपाउंड क्या करते हैं, आजादाना तौर पर मॉलिक्यूलर फॉर्म में पाए जाते हैं। ऐसे कंपाउंड को हम क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला से जाहिर करते हैं, जो आजादाना तौर पर मॉलिक्यूलर फॉर्म में पाए जा सके। आयनिक कंपाउंड को नहीं कर सकते, क्योंकि उनमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो उनको मजबूती के साथ एक दूसरे से जोड़कर थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर में रखती हैं। आयनिक कंपाउंड के जो अपना कंपाउंड्स होते हैं वो एक थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर में जुड़े होते हैं, वो आजादाना तौर पर मौजूद नहीं होते, जिसकी वजह से उनको मॉलिक्यूलर फार्मूला से ज़ाहिर नहीं किया जा सकता। कोवलेंट कंपाउंड को मॉलिक्यूलर फार्मूला से ज़ाहिर किया जा सकता है, क्योंकि ये कंपाउंड मॉलिक्यूलर फॉर्म में आजादाना तौर पर एग्जिस्ट करते हैं। आज के लिए इतना काफी है, कल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरे लेक्चर समझ आ रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि मेरे हर नया आने वाला लेक्चर आप तक पहुंच सके, क्योंकि हम एक तरतीब के साथ चल रहे हैं। 9th 10th फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर जितना भी सिलेबस है, हम हर रोज इन तीनों लेक्चर, अपना जो 4 क्लासेस हैं हमारे पास, सभी का एक एक लेक्चर अपलोड किया जाता है। इस तरह आपका कोर्स इंशाल्लाह जल्द अज जल्द कंप्लीट होगा। उसके बाद हम इस कोर्सेज की जितना ऑब्जेक्टिव बन सकती हैं या शॉर्ट क्वेश्चन पॉसिबल बनते हैं, हर टॉपिक के हिसाब से हम ऑब्जेक्टिव भी करेंगे, चाहे वो 2 ऑब्जेक्टिव बने, 5 बने, 10 बने, जितना ऑब्जेक्टिव भी बन सके वो डिस्कस करेंगे। उनकी रीजंस को डिस्कस करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उनकी रीजंस को भी, उनकी वजूहात को भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। आज के लिए इतना काफी है। अल्लाह हाफिज।